दुबई वाले ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने वाली बहू। ये पुलिस मुझे कहाँ ले जा रही है? छोड़िए मुझे, आप खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करिए ना। हम तुम्हें समझ रहे थे लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब तो भाभी ना जाने क्या होगा आपके साथ। दुबई का कानून तो बहुत ज्यादा सख्त है, कहीं भाभी को ये लोग उम्र कैद की सजा तो नहीं दे देंगे। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे भरी जवानी में चक्की नहीं पीसनी है। अरे भाभी आप फिक्र मत करो, यहाँ पर चक्की नहीं पिसवाते हैं, बल्कि यहाँ तो तेल की खदानों में काम करवाया जाता है। कभी कभी तो यहाँ के नाले गटर भी साफ करवाए जाते हैं जो अंडरग्राउंड बने हैं। मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे इन्हें तो हिंदी आती नहीं होगी ना, लगता है इंग्लिश में कहना होगा। डोन माई को ले जाएंगे। आखिरकार ऐसा भी क्या किया था पूनम ने जो आज उसे दुबई की पुलिस पूनम को इस तरह पकड़कर ले जा रही थी? ऐसी क्या गलती हुई थी पूनम से? क्या दुबई की पुलिस पूनम को जेल में बंद कर देगी? अगर जेल में बंद हो गई तो क्या पूनम दुबई के सख्त कानून से बच पाएगी या नहीं? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मनोरमा, क्या हो गया है तुम्हें? 1 महीने से ऊपर हो गया है हमें पवन के लिए रिश्ते देखते हुए, और तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपने पवन के लिए दुबई की मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर गृहस्थी संभाल सके, और ऐसी लड़की हमारे इंडिया में ही मिलेगी। मैं जिस गांव से थी उसी गांव की किसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप गांव से थी लेकिन आप एक पढ़ी लिखी थी, इसलिए आपने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। आपको तो कोई भी नहीं कह सकता कि आप गांव की रहने वाली हैं, पर आप कैसे पवन भैया के लिए गांव की गंवार लड़की लाना चाहती हो? गांव से होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई गंवार हो, और अगर गंवार होगी भी तो मैं उसे सब समझा दूंगी। इस घर की बहू बनेगी तो मेरे गांव की लड़की ही बनेगी, पवन की बीवी। अगर तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता दे। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज तक जो भी मेरे लिए आपने सोचा वो सब अच्छा ही था। आपका ये फैसला भी मेरे लिए अच्छा ही साबित होगा। मनोरमा अगले हफ्ते ही अपने पति के साथ इंडिया अपने गांव जा पहुंचती है और वहां की रहने वाली सीधी सादी पूनम नाम की लड़की को अपने पवन के लिए पसंद कर लेती है, और जल्दी पवन और पूनम की शादी हो जाती है। और अब गांव में रहने वाली लड़की दुबई के इस बड़े से घर में बहू बन जाती है। आज पूनम की उसकी दुबई वाली ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। घर की नौकरानी पूनम को रसोई में ले जाती है। छोटी मालकिन, ये किचन है, सारे मसाले इस शेल्फ में हैं, बर्तन ड्रॉअर में है, ये इंडक्शन है और बाकी सारा सामान फ्रिज में है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर नौकरानी वहां से चली जाती है। इतने एडवांस किचन को देखकर पूनम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसा रसोई घर है? ना मिट्टी का चूल्हा है और ना मिट्टी के बर्तन। कहाँ हैं ये लोग? किस तरह की रसोई में खाना बनाते हैं? मैं तो यहाँ कभी खाना नहीं बना सकती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पूनम, वरना तो अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करेगी? पूनम इधर उधर कुछ ना कुछ देखती है और घर के बाहर निकल आती है। पूनम को गार्डन में काफी सारे गमले दिखाई देते हैं जिनके अंदर ढेर सारी मिट्टी होती है। उस मिट्टी को देख पूनम को एक आइडिया आता है। यहाँ तो कितनी सारी मिट्टी है, अब इसी मिट्टी से जल्दी से चूल्हा बना लेती हूँ। गमले से काफी सारी मिट्टी निकाल कर सीधा छत पर जाती है और गार्डन में ही पेड़ से थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर छत पर ले जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां जला देती है। और अब छत पर बैठकर अपने दुबई वाले ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। सभी को पूनम के हाथ का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। कितने सालों के बाद इतना अच्छा और देसी खाना खाया है। कहने को हमारे घर में भी जो नौकरानी है वो इंडियन है, लेकिन इतने अच्छे खाना इंडियन तो वो भी नहीं बना सकती। यही है गांव की बहू लाने का फायदा। अगर कोई दुबई की आती ना तो खिलाती रोज आपको गार्लिक ब्रेड और मोहितो। सभी को खाना काफी पसंद आता है। अलीशा खाना खाकर जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो अपने कमरे की खिड़की से देखती है कि छत से काफी ज्यादा काला धुआं नीचे की तरफ आ रहा है, जिसे देख ये धुआं कैसे आ रहा है? कहीं छत पर आग तो नहीं लग गई? माँ, पापा, भैया, छत पर आग लग गई है। आग का नाम सुनकर जैसे ही सभी छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि छत पर एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा हुआ है। अपने छत पर मिट्टी के चूल्हे को देख सभी काफी हैरान होते हैं। ये क्या चीज अजीब सी? ये तो मिट्टी का चूल्हा है। गांव में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है, लेकिन हमारे छत पर ये मिट्टी का चूल्हा किसने बनाया? हमने बनाया है ये मिट्टी का चूल्हा। अच्छा है ना, जो उंगलियां चाट चाट कर आपने खाना खाया है ना, वो सारा खाना इसी मिट्टी के चूल्हे पर बना था। और लेकर आओ गांव की गवार बहू। इतना एडवांस किचन होने के बावजूद भी इसने छत पर चूल्हा बनाया। जब घर में रसोई बनी हुई है, सारी चीज है, तो छत पर इस तरह मिट्टी का चूल्हा बनाने की क्या जरूरत थी?
तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा धुआं हो गया है, हवा की वजह से सारा धुआं नीचे आ रहा है और तुमने कितनी गंदगी भी कर दी है पूरी छत पर। सभी लोग पूनम को काफी सुनाते हैं, जिसके चलते पूनम काफी उदास हो जाती है। अगले दिन पूनम को छत के कोने पर कुछ टाइल्स दिखती हैं, जिन्हें देखकर एक बार फिर पूनम अपना दिमाग चलाती है और उन टाइल्स को गीली मिट्टी के लिए की मदद से अच्छे से चूल्हे पर चिपका देती है और जल्दी से अपनी सास और नंद को छत पर लेकर आती है। देखा माँ जी, आप बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होगी। मैंने इस मिट्टी वाले चूल्हे को टाइल वाले चूल्हे में बदल दिया है। क्यों नंद जी, रह गई ना आप भी हैरान? भाभी मैं बिल्कुल हैरान हुई। एक गवार से जो एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं वही आपने किया है। वेल डन। और भाभी वेल डन। मनोरमा पूनम को घर में बने एडवांस किचन में कैसे खाना बनता है सब कुछ सिखाती है, लेकिन ये सारी बात पूनम के सिर के ऊपर से जा रही थी और पूनम तो अब भी छत पर बने उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। आज तो मैं सबके लिए पालक पनीर, दाल मखनी, रायता, पुलाव और मक्के की रोटी बनाऊंगी। सब लोग मुझसे काफी गुस्सा है ना, आज तक इतना अच्छा खाना खाकर काफी खुश हो जाएंगे। पूनम अपने दुबई वाले ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसके धुएं की वजह से बेचारी अपने कमरे में सो रही अलीशा खांस कर उठ जाती है। पूनम भाभी ने तो नाक में दम करके रख दिया है, ना दिल को सुकून है ना रात को चैन। जब देखो चूल्हे पर खाना बनाती रहती है, एक दिन तो खांस कर मैं मर जाऊंगी। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से आज पड़ोस के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। आए दिन पड़ोस के लोग मनोरमा के घर पर कंप्लेन करने के लिए आया करते थे। कल तक तो सिर्फ हम लोगों को ही परेशानी थी, लेकिन अब तो आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी होनी शुरू हो गई है। हमारा ना सही, लेकिन कम से कम उन बेचारों का तो सोच, उनकी क्या गलती है? आपको ही शौक था गांव के गवार लड़की को लाने का। आपने तो कहा था कि आप इन्हें सब सिखा देंगी। क्या सिखाया आपने? पूनम के ससुराल वाले इसे लाख समझते हैं, लेकिन पूनम अपने ससुराल के सदस्य की बात समझ नहीं आती और आज तो पूनम हद ही कर देती है। अरे आंगन में तो लकड़ियां ही नहीं है। कल जब मैं छत पर खाना बना रही थी तो पड़ोस वाले की कितने सारे बड़े बड़े पौधे थे, उनमें तो काफी सारी लकड़ियां भी थी। एक काम करती हूँ, वहीं से ले आती हूँ। अब गांव की लड़की की तरह छत पर खाना बनाती है और आज फिर से पड़ोस के लोग मनोरमा के घर जाकर उसे कंप्लेन करते हैं। अब लोग हर रोज की तरह पूनम को समझाते रहे होते हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर पूनम का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। छोड़िए, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पवन जी कुछ तो करिए आप लोग। भाभी हमने तो आपको कितना समझाया, आस पड़ोस के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने तो आपके खिलाफ कंप्लेंट ही कर दी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे जेल नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी पर जेल नहीं जाऊंगी। पूनम को इस तरह रोता देख पवन पुलिस ऑफिसर से बात करता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। बहू, अब और बनाना है तुझे चूल्हे पर खाना? इस बार तो पवन ने बात कर ली, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ ना तो ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तो सुधर जा। काश मैं आप लोगों की बात पहले ही मान लेती। अब मैं कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आप मुझे सिखाना, मैं इस तरह घर में बने चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। पुलिस की वजह से पूनम काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी अकल भी ठिकाने आ जाती है। पूनम के कमरे में जाते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। अलीशा बेटा, तुमने तो काफी अच्छा प्लान बनाया था। तुम्हारे दोस्त भी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मानना पड़ेगा। दरअसल अगर हम ऐसा ना करते तो कभी भी भाभी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आती। वो आप लोग कहते हैं ना कि जब भी सीधी उंगली से ना निकले घी तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। मैंने उंगली टेढ़ी करने की बजाय घी गैस पर ही रख दिया। देखा, अपने आप ही सारा पिघल गया और अब मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये पुलिस का नाटक इन सभी ने ही मिलकर किया था। वो पुलिस भी अलीशा की ही दोस्त है। छोटे से मजाक के चलते अब पूनम हमेशा के लिए सुधर जाती है और अपने सास के बताए हुए तरीके से धीरे धीरे उसे किचन में खाना बनाना सिखाती है। अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए किरण अपने लिए मैगी बना रही होती है। अचानक ही वो गाना सुनते हुए नाचने लगती है। तभी उसका हाथ जाकर आटे के डिब्बे पर लगता है और सारा आटा उस पर गिर जाता है। उसी समय उसकी माँ अंजना वहीं आती है और उसकी ये हालत देखकर जोर से हंसते हुए कहती है, रसोई में तो मेरी बेटी खुशी थी, ये सफेद चुड़ैल कौन है? आप बस हंसती ही रहना माँ। अरे इतनी छोटी रसोई क्यों बनाई है कि 2 कदम चलने पर 4 बर्तन गिर पड़ते हैं? छोटी? अरे अच्छी खासी रसोई को छोटी कह रही है नालायक। जब तू ससुराल जाएगी ना तब बताना मुझे कितनी बड़ी रसोई है तेरी। जैसी भी होगी, लेकिन इससे तो ज्यादा जगह होगी मेरे ससुराल की रसोई में। हाँ, तेरी सास रसोई नहीं, तेरे लिए खास रसोड़ा बनवाएगी ना,
चल निकल बाहर, सारा आटा बर्बाद कर दिया। किरण अपने ऊपर से आटा हटाते हुए बाहर चली जाती है तो उसकी माँ रसोई की सफाई करने लगती है। अब बीतते समय के साथ अंजना किरण के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी कर देती है। किरण के ससुराल में उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। अगले दिन किरण जब नहा धोकर तैयार हो जाती है तभी उसकी नंद रीमा उससे कहती है, भाभी आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, माँ तो अभी तक उठी ही नहीं है, इसलिए मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मुझे आज क्या बनाना है। किरण रीमा के साथ खुशी खुशी रसोई में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि रसोई बहुत छोटी थी। भाभी ये है हमारे घर की रसोई, यहाँ मसाले हैं, वहाँ बर्तन और बाकी जरूरत का सामान नीचे है। रीमा ये रसोई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। मेरा मतलब इतनी छोटी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? जैसे मैं बनाती थी। चलिए भाभी रसोई का साइज मत देखिए, बल्कि अपने हाथों का हुनर दिखाइए। इतना कहकर रीमा किरण को रसोई में छोड़कर चली जाती है। किरण रसोई को देख देखकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन रसोई छोटी होने के कारण खाना बनाते हुए किरण से बार बार रसोई में कुछ न कुछ गिरता ही रहता था। रसोई से बर्तन के खटपट और गिरने की आवाज सुनकर बाहर हॉल में बैठी किरण की सास सुजाता कहती है, हाय हाय इतनी खटपट क्यों हो रही है रसोई में? कौन है रसोई में? माँ भाभी है रसोई में, शायद सामान ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। अरे फिर भी इतनी आवाज करने का क्या मतलब? हमारा तो ठीक है, पड़ोसी सुनेंगे तो कहेंगे कि जरूर घर में कलेश हो रहा होगा। रसोई से आ रही आवाज से परेशान होकर सुजाता रसोई में पहुंचती है और गुस्से में कहती है, बहू तू खाना बना रही है या कुश्ती लड़ रही है? अब इस चिंदी सी जगह में कोई कुश्ती कैसे लड़ सकता है? क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ जी, खाना ही बना रही हूँ, पर इधर उधर जाते हुए बर्तन गिर पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और जल्दी खाना बना ले, सभी इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी बस हो गया। कुछ ही देर में किरण सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और सभी उसके खाने की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के बाद भी किरण खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी छोटी रसोई में जाना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह की चाय बनाते हुए उसके हाथ पर चाय गिर जाती है तो वो गुस्से में कहती है, इतनी जगह भी नहीं है कि ठीक से कप में चाय डाल सकूं। अरे इससे अच्छी तो मेरी मायके की रसोई थी, कम से कम 2 इंसान एक साथ खड़े तो हो सकते थे। किरण अरे चाय बनी कि नहीं? हाँ बन गई, बस ला रही हूँ। कुछ देर में सबको चाय देने के बाद किरण अपनी सास के कमरे में चाय लेकर पहुंचती है तो इतना बड़ा और आलीशान कमरा देखकर उसके हाथ से चाय का कप छूटकर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सुजाता की आंख खुल जाती है। बहू क्यों मेरे घर के बर्तनों का नाश कर रही है? तू मुझे आवाज देकर भी तो जगा सकती थी। माफ करना माँ जी, पता नहीं कब कब हाथ से छूट गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। खुद का इतना बड़ा और आलीशान कमरा और घर की रसोई छोटी गुफा जैसी बना रखी है। माँ जी तो बड़ी चालाक निकली। अपनी सास का बड़ा कमरा देखकर किरण दंग रह जाती है और वो शाम को अपने पति के घर लौटने पर उससे कहती है, सुनो जी, माँ जी का कमरा तो इस घर में सभी के कमरों से बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि माँ को छोटे कमरे में घुटन होती थी, इसलिए पिताजी ने उनके लिए ये कमरा बनवाया था। तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं इस कमरे पर तुम्हारी नजर तो नहीं है? कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कमरा इतना बड़ा बनवाया है तो रसोई बनाने में कंजूसी क्यों कर दी पिताजी ने? इतनी छोटी रसोई है कि मेरा तो रसोई की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। हाँ किरण, अब जो है यही है, तुम फालतू में शिकायत न करो तो ही अच्छा है। मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ फ्रेश होने। विनीत किरण की बातों पर ध्यान नहीं देता तो आखिर में किरण बड़े ही प्यार से अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मैं कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि हमारी रसोई बहुत छोटी है? मतलब देखिए ना, 2 जने मिलकर खड़े भी नहीं हो सकते रसोई में। हाँ तो 2 जनों को खड़ा होना ही क्यों है? और तुझसे पहले रीमा रसोई संभालती थी, उसने तो कभी रसोई को छोटा होने की शिकायत नहीं की। माँ जी लेकिन मुझे रसोई में घुटन होती है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। देख बहू, ज्यादा बहाने मत बना, तेरे लिए मैं घर में कोई नई रसोई नहीं बनवा दूंगी। सुजाता भी किरण की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है तो किरण गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, प्यार से तो इस घर में कोई बात ही नहीं सुन रहा मेरी, लेकिन मैं भी इस घर की रसोई को बड़ा करके ही दम लूंगी। किरण अब ठान लेती है कि वो किसी भी तरह अपनी छोटी रसोई को बड़ा करवा कर ही दम लेगी, जिसके लिए अब वो जब भी रसोई में काम करती तो पहले से ज्यादा तोड़फोड़ करती, और तो और कभी रसोई के सिंक का नल खराब कर देती तो कभी जानबूझकर रसोई की सफाई नहीं करती। एक दिन घर में राशन भरवाते हुए वो आधा राशन अपने सास के कमरे में रखवा देती है। हाँ भैया ये सब राशन यहाँ रख दीजिए और आप जाइए। बहू ये मेरा कमरा है, भंडारघर नहीं,
तू राशन का सामान यहाँ क्यों रखवा रही है? क्या करूँ माँ जी, रसोई में ये सब सामान आ ही नहीं रहा, और फिर आपका ये इतना बड़ा कमरा कब काम आएगा? लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं माँ जी, ये सामान तो यही रहेगा, और जब मुझे जरूरत होगी यहाँ से रसोई में थोड़ा थोड़ा करके ले जाती रहूंगी। अब सुजाता अपनी बहू को मना भी नहीं कर सकती थी। अब राशन का सामान कमरे में रखा होने की वजह से किरण बार बार अपनी सास के कमरे में आना जाना करके उसे परेशान करती रहती। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इतना करने के बाद भी सुजाता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि दिक्कत क्या है। इतना परेशान करने के बाद भी माँ जी के कानों में जू ही नहीं रेंग रही। अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है। अगले दिन रीमा किसी काम से घर से बाहर जाती है। तभी किरण बीमार होने का नाटक करके बिस्तर पर लेट जाती है। दोपहर हो जाने के बाद भी जब खाना नहीं आता तो सुजाता किरण के कमरे में जाती है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू अब तक बिस्तर पर क्यों लेटी है? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। आज खाने का आप ही देख लेना। किरण के बीमार होने और रीमा के घर पर न रहने के कारण आखिरकार सुजाता को रसोई में घुसना ही पड़ता है। वो खाना बनाने के लिए बर्तन उतार ही रही होती है कि तभी एक भारी पतीला उसके सिर पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर उसके सिर की मरहम पट्टी करता है। तभी रीमा भी घर लौट आती है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर किरण को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे तबीयत खराब होने का झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किरण, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? बहू पर मत चिल्ला बेटा। ये चोट लगने के बाद ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि उस छोटी रसोई में काम करना मुश्किल के साथ खतरनाक भी हो सकता है। हाँ माँ, छोटी मोटी चोट तो मुझे भी लगती रहती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि भाभी के कहने पर कुछ नहीं कहा। जो हुआ सो हुआ। और बहू, तू रो मत। अपने कमरे जितनी बड़ी नहीं, लेकिन तेरी रसोई को मैं अब दोबारा जरूर बनवाऊंगी। और इस तरह कुछ ही समय में किरण की नई और बड़ी रसोई बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद किरण उस रसोई में मन लगाकर काम करती है।